सो वेलकम एवरीवन। आज हम हैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के मॉड्यूल के जो सब मॉड्यूल है अपने पास हाइड्रोलॉजी, उसके लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है अपने एब्स्ट्रैक्शंस। तो जो अपन हाइड्रोलॉजिक साइकिल में लेक्चर 1 में जितने भी एब्स्ट्रैक्शंस देखे थे उसके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। हालांकि इनमें आज जो अपने जो लेक्चर है इसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्शंस हैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है इनके एस्टिमेशन का, वो अपन अगले लेक्चर्स में एक एक इंडिविजुअली एक एक लेक्चर में जो है वो डेडिकेट करूंगा एक एक एब्स्ट्रैक्शंस के लिए। ओके, सो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन अपन पढ़ेंगे इंटरसेप्शन लॉसेस के बारे में, डिप्रेशन स्टोरेज के बारे में, इवोपरेशन के बारे में, देन अपन पढ़ेंगे इवोपोट्रांसपिरेशन एंड लास्ट अपन पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन का। जैसे कि अपने डिस्कशन किए थे फर्स्ट लेक्चर में हाइड्रोलॉजिक साइकिल में, सबसे पहले ओशन से होता है इवोपोरेशन, इवोपोरेशन के बाद में बनते हैं क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद में बनते हैं उनके कंडेंसेशन और देन होता है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल और जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है उसके बीच में ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शंस या लॉसेस। ओके, तो जो भी वाटर है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा रन ऑफ के लिए वो सभी अपन एब्स्ट्रैक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। इनली 5 तरह के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। पहला इंटरसेप्शन लॉसेस, दैट इज द पार्ट ऑफ द वाटर विच इज इंटरसेप्टेड बाय द वेजिटेटिव सरफेस और द बिल्डिंग्स ऑफ द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, इंटरसेप्शन लॉसेस कहलाता है। देन डिप्रेशन स्टोरेज, जो वाटर का पार्ट रेनफॉल का पार्ट है वो छोटे छोटे डिप्रेशंस में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन स्टोरेज। ये दोनों कंबाइंडली अपन बोलते हैं इसको इनिशियल लॉस या इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस। थर्ड है अपने पास इवोपरेशन, द पार्ट विच इज लॉस्ट थ्रू द इवोपरेशन, एंड इवोपोट्रांसपिरेशन, जो वेजिटेटिव सर्फेसेस हैं ट्रीज हैं उनसे जो कंबाइंड इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है उसको बोलते हैं इवोपोट्रांसपिरेशन, इसको कंबाइंड टर्म में अपन बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। एंड लास्ट है इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो अपन एक एक इंट्रोडक्टरी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है इंटरसेप्शन लॉसेस। तो जैसा कि अपने बताया था कि इंटरसेप्शन लॉसेस टोटल अमाउंट ऑफ द रेनफॉल that is intercepted by the trees, plants and the rooftops of the building, ये टोटल इंटरसेप्शन लॉसेस कहलाता है। तो इंटरसेप्शन लॉसेस में होता क्या है कि जितना भी वाटर इंटरसेप्ट होता है, आप देखे होंगे बारिश होगी तो ट्रीज में, प्लांट्स में या फिर बिल्डिंग्स में पानी इंटरसेप्ट होता है, बिल्डिंग्स की छतों में, ट्रीज में कुछ पानी इंटरसेप्टेड होता है, उनकी लीव्स में इंटरसेप्टेड होता है। तो अल्टीमेटली ये वाटर होता क्या है कि थ्रू द स्टेम्स ट्रीज के ग्राउंड पे आ जाता है और अल्टीमेटली इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, या बिल्डिंग्स में भी ड्रेनेज के थ्रू या तो रन ऑफ को पार्ट बन जाता है या वो इवोपरेट हो जाता है, या बिल्डिंग्स के वॉल्स के थ्रू वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है ग्राउंड वाटर में। ओके, तो इनका लॉसेस अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है अलग फैक्टर्स को। जैसे पार्ट ऑफ द वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो वो डीप परकोलेट हो जाता है या बेस फ्लो का पार्ट बन जाता है, पार्ट ऑफ द वाटर इवोपरेट हो जाता है। ओके, तो इंटरसेप्शन लॉस फाइंड आउट करने का तरीका अपने पास इक्वेशन है, इंटरसेप्शन लॉसेस इज इक्वल टू IS प्लस KET। IS है अपने पास इनिशियल स्टोरेज। ओके, तो अपन मान लेते हैं कि एक फिक्स स्टोरेज है जो कि इंटरसेप्शन लॉसेस अपन कंसीडर करते हैं, जो कि होती है 0.25 से 1.25 mm ऑफ द रेनफॉल। ओके, देन प्लस होता है K मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय T। तो K है अपने पास कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता है उसके वेजिटेटिव सरफेस पे। फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेजिटेटिव सरफेस एरिया या लीफ का सरफेस एरिया अपॉन द प्रोजेक्शन एरिया। तो इससे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि अगर कोई एक लीफ है, ठीक है, वो लीफ है तो उसका प्रोजेक्शन एरिया कितना है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल। अगर वो रेनफॉल डायरेक्शन है, अगर उसका सरफेस लीफ का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा टिल्टेड है तो वो ज्यादा वाटर स्टोर करेगा एज कंपेयर टू जिसका अपना टिल्ट एंगल जो है जिसका कम है। ओके, तो ये प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। ई है अपने पास इवोपरेशन रेट। ओके, तो ये इवोपरेशन रेट जो इसमें है ये ड्यूरिंग द रेनफॉल है। ओके, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई बाय द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल। तो अपने पास K की वैल्यू फिक्स है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, फॉलिजेस के लिए अलग अलग होती है, ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल पता है अपन को, इवोपरेशन रेट पता है, तो अपन इनिशियल इंटरसेप्शन लॉसेस निकाल सकते हैं।
ये इंटरसेप्शन लॉसेस रफली 10 to 20% होता है प्रेसिपिटेशन के, बट अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है तो इसको 25% तक भी इंटरसेप्शन लॉसेस हो सकता है। देन अपन बात करेंगे डिप्लीशन स्टोरेज के बारे में। तो डिप्लीशन स्टोरेज होते हैं कि माइनर डिप्लीशन होते हैं सरफेस में ग्राउंड लेवल पे, तो उसमें जो वाटर लॉस्ट होता है, जो वाटर उसमें फिल होता है, तो वो डिप्लीशन स्टोरेज कहलाता है। ये डिप्लीशन स्टोरेज भी अल्टीमेटली या तो इवोपरेशन का पार्ट बन जाते हैं या इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, जैसे कि अपन ने इंटरसेप्शन लॉसेस में देखे थे। तो अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द डिप्लीशन स्टोरेज। ठीक है, तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है अपने पास टाइप ऑफ द सॉइल। अगर सैंडी सॉइल है उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट मोर है तो उसमें डिप्रेशन स्टोरेज भी ज्यादा होगा। ओके, स्लोप ऑफ द कैचमेंट। अगर किसी कैचमेंट का स्लोप वेरी हाई है, तो जैसे अगर बात करें कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कैचमेंट है जिसका स्लोप इस तरीके से है, ओके, और कोई एक कैचमेंट है जिसका स्लोप इस तरीके से है, तो इसमें वाटर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जो डिप्रेशन स्टोरेज है वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस कैचमेंट। ओके, तो अगर स्लोप कैचमेंट का स्लोप ज्यादा है तो उसमें जो मूवमेंट ऑफ द वाटर वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो स्टोरेज लॉस होगा वो कम होगा। थर्ड है अपने पास टाइप ऑफ द सरफेस। अगर किसी कैचमेंट में अगर नंबर ऑफ डिप्रेशन स्टोरेज ज्यादा है तो उसमें डिप्रेशन लॉसेज ज्यादा होंगे, डिप्रेशन स्टोरेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैचमेंट जहां पर डिप्रेशन नंबर रिलेटिवली कम है। ओके, तो अपन कंबाइंड टर्म की बात करें तो जो टोटल इनिशियल लॉस या इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन है दैट इज इंटरसेप्शन प्लस डिप्रेशन स्टोरेज, वो अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो वो होता है आईए दैट इज द इनिशियल लॉस इन इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस इक्वल टू सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय द रेनफॉल। तो कोई पार्ट ऑफ द रेनफॉल को अपन कंसीडर करते हैं कि वो इन इंटरसेप्शन लॉसेस है। ओके, सॉरी इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस है। तो के जो है अपने पास जो है कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे वहां पर वेजिटेशन कितना है, वहां की सॉइल कैसी है, टाइप ऑफ सॉइल कैसी, जो जो फैक्टर अफेक्ट किए थे अपन को इंटरसेप्शन लॉसेस और डिप्रेशन स्टोरेज के लिए, वो सब कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। तो जो के है वो फंक्शन होगा कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, और वो डिपेंड करेगा इन सभी फैक्टर्स पे जो कि कैचमेंट में अफेक्ट करते हैं इनिशियल रिस्ट्रिक्शंस को। और आर होगा टोटल डेप्थ ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं आइए। अच्छा, अपन अगर जो इनिशियल लॉसेस हैं और टाइम के बीच में अगर ग्राफ देखें, अगर एक अपन ट्रेंड जानना चाहें कि ये ट्रेंड होता क्या है, तो अगर अपन ग्राफ एक स्केच करें इनिशियल लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ द रेनफॉल एंड टाइम के बीच में, तो अपन देखते हैं कि ये इस तरीके का ग्राफ शो करता है। ये इनिशियली ये बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है, देन एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है। तो होता क्या है कि इनिशियली जो इंटरसेप्शन लॉसेस है और डिप्रेशन स्टोरेज है या इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस है, वो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रेनफॉल हाई होते हैं अप टू द 80%, बट आफ्टर सम टाइम ये विथ ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल ये डिक्रीज होते हैं। और देन जब सेचुरेशन अचीव हो जाता है, जब सभी डिप्रेशन फिल अप हो जाते हैं, सभी रूफ्स हैं वो सफिशिएंट उसकी कैपेसिटी फुलफिल हो जाती है, ट्रीज हैं वो अपना पूरा वाटर इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लीव्स, देन उसके बाद सेचुरेशन के बाद में ये जो इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन है ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, कांस्टेंट होने के बाद में ये मोस्ट ऑफ द वाटर देन अदर फैक्टर्स जो हैं अपने इंटर एब्स्ट्रैक्शंस के उसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन अपन बात करेंगे इवोपोरेशन के बारे में। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए सिंपल टर्म्स में इवोपोरेशन की, तो इवोपोरेशन इज नथिंग बट इट इज द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और जस्ट इसका अपोजिट देखें कंडेंसेशन का, कि इट इज द चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ये दोनों अपन हाइड्रोलॉजिक साइकिल में देखा था कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल में ओशियंस है, ओशियन से इवोपोरेशन होता है, तो वो कहलाएगा द चेंज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओशियन इनटू द गैसियस स्टेट्स। गैसियस स्टेट जो होता है उनका, जो कि क्लाउड्स को फॉर्म करता है। और प्रेसिपिटेशन के टाइम में वही जो वाटर वेपर्स होती है, क्लाउड्स होते हैं, वो कंडेंस होते हैं लोअर टेम्परेचर के कारण और प्रेसिपिटेशन करते हैं, तो वहां पर हो रहा कंडेंसेशन। ओके, तो वहां पर हो रहा गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, जो कि है रेनफॉल। तो ये है अपने पास सिंपल डेफिनेशन। तो होता क्या है कि दो फैक्टर हैं जो इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। होता क्या है कि एक अगर अपने पास एक कोई सरफेस है, ओके, एक अपन मान लेते हैं कि एक सरफेस है, एक लेक है जिसमें पानी भरा हुआ है।
तो एवोपरेशन के फिनोमेना के हिसाब से यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पानी के अंदर में, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ऊपर राइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक वेपर प्रेशर का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, एक वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द एयर और वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, इस ग्रेडियंट के कारण क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी सरफेस पे आते हैं, और ये विंड है जो कैरियर का काम करती है। तो ये विंड क्या करती है कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाती है। दूर ले जाने के बाद में ये जो जगह है ये वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर एक अगेन एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। उस ग्रेडियंट को फुल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स फिर इसकी सरफेस पे आते हैं। तो ये एक रिपीटेड साइकिल है जो चलती रहती है, और ये ही पूरा बेसिक फिनोमेना है एवोपरेशन का। तो एवोपरेशन डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, कि चाहिए एक एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या है यहाँ पर है एनर्जी सोर्स वेपर प्रेशर डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द एयर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। ओके, और सेकंड फैक्टर है अपने पास एनर्जी कैरियर जो कि यहाँ पर है विंड। ओके, तो दो फैक्टर अपन को चाहिए, एक तो अपन को चाहिए वेपर प्रेशर डिफरेंस और विंड वेलोसिटी, और यही दो फैक्टर्स अल्टीमेटली अपन को अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन रेट को, और हेल्प करते हैं इवेपोरेशन रेट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अपन ने देखें इवेपोरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द FU, दैट इज द फंक्शन ऑफ द विंड वेलोसिटी, कोई भी फंक्शन होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय द EWB माइनस EA, दैट इज द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, और यह क्या है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द एयर। EW is the saturated vapor pressure and EA is the vapor pressure of the air, इसको mm of Hg में लेते हैं। ओके, देन अपन बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो मल्टीपल फैक्टर हैं इवेपोरेशन को जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन रेट को। सबसे पहला है वेपर प्रेशर डिफरेंस। अपन ने फॉर्मूले में देखा था, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो उतना ही एग्रेसिवली इवेपोरेशन होगा और उतना ही अपना इवेपोरेशन रेट होगा। टेम्परेचर ऑफ द वाटर, अगर टेम्परेचर हाई है तो वाटर की विस्कोसिटी लोअर होती है, अपन को पता है। तो लोअर विस्कोसिटी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इजीली मूव करते हैं, तो इजी मूवमेंट के कारण लोअर विस्कोसिटी हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन रेट हाई होगा, इसलिए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, मतलब जो वेपर प्रेशर है वाटर का, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द एयर, वो ग्रेडियंट वो कम होगा, इस कारण से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन रेट। साइज ऑफ द वाटर बॉडी, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि साइज ऑफ द वाटर बॉडी कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। विंड स्पीड, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, कि वो सरफेस से उतने मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाएगा, तो उसकी इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगी। ठीक है, देन अपन बात करते हैं क्रिटिकल विंड स्पीड की। तो होता क्या है कि अगर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करें इवेपोरेशन रेट वर्सेस द विंड स्पीड, ओके, तो अपन एक ट्रेंड देखेंगे कि जैसे जैसे विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन रेट के, तो जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होता है, बट एक सम पॉइंट के बाद में क्रिटिकल विंड वेलोसिटी सॉरी ये कांस्टेंट हो जाता है इवेपोरेशन रेट। ठीक है, तो जहां जिस वैल्यू पे भी कांस्टेंट हो रहा है उस वैल्यू को अपन बोलते हैं क्रिटिकल विंड वेलोसिटी। होता क्या है कि विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, वो पता है आपको, बट एक कैरिंग कैपेसिटी होती है विंड्स की भी, कोई भी सरफेस के लिए एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। उस कैरिंग कैपेसिटी को जब विंड उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को जब अचीव कर लेता है, तो उसके बाद में उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद में इवेपोरेशन रेट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अब वो और वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार में जितनी भी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव कर लेता है, तो उसमें इवेपोरेशन रेट है जो कांस्टेंट हो जाता है, और उस विंड स्पीड को, विंड वेलोसिटी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल विंड स्पीड। तो ये क्रिटिकल विंड स्पीड डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। ठीक है, कि कितना सरफेस एरिया है, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कैरी करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, वाटर बॉडी पे। देन अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग में साइज ऑफ द वाटर बॉडी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि समर्स में अपने पास दो वाटर बॉडीज है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर है, बट अगर समर में देखेंगे तो जो डीपर बॉडी होगी उससे लेस इवेपोरेशन होगा एज कंपेयर टू द शैलोअर बॉडी। ये अपन ने क्रिटिकल विंड स्पीड के लिए भी देखे थे कि जो डीपर बॉडी है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो उसका जो
क्रिटिकल विंड स्पीड है वो कम होती है, कैरिंग कैपेसिटी विंड की कम हो जाती है, कम वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी होते हैं, तो इस कारण से इसमें लेस इवोपरेशन होता है। लार्जर सरफेस एरिया है इसलिए क्रिटिकल विंड स्पीड ज्यादा होगी, लार्ज कैरिंग कैपेसिटी होगी विंड्स की वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए, तो उसमें जो इवोपरेशन रेट है ज्यादा होगा। बट इन विंटर्स में क्या होता है कि एक अपोजिट फिनोमेना आ जाता है कि जो डीपर बॉडी है इसमें ज्यादा इवोपरेशन होता है एज कंपेयर टू द शैलोअर बॉडी। तो होता क्या है कि समर्स में जो डीपर बॉडी है ये हीट को एब्जॉर्व कर लेती है डीपर सरफेस में, ठीक है। इन डीपर सरफेस में हीट को एब्जॉर्व करने के कारण विंटर्स में जो है ये इस हीट को रिलीज करती है, डीपर वाटर बॉडी। तो ये हीट को रिलीज करने के कारण यहाँ टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, इस कारण से इसमें इवोपरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द शैलोअर बॉडी। जब अपने देखे थे टेम्परेचर बढ़ता है तो इवोपरेशन रेट बढ़ता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ओके, तो ये हो गया इवोपरेशन का एक इंट्रोडक्शन। देन अपन बात करेंगे इवोपोट्रांसपिरेशन के बारे में। तो इवोपोट्रांसपिरेशन में है, इवोपोट्रांसपिरेशन एक कंबाइंड टर्म होती है, इवोपोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज वाटर सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, ओके, थ्रू इट्स लीव्स, है ना। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही होता है, बाकी इवोपोरेशन जो है वो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में होता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन के लिए जो प्लांट्स हैं वो दिन के टाइम ही ट्रांसपायर्ड करते हैं पानी को, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है, जो इवोपरेशन होता है वो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में होता है। ओके, देन अपन बात करते हैं इनको कंबाइंड टर्म में बोलते हैं कंसेप्टिव यूज। होता क्या है किसी भी प्लांट के लिए कि टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वो इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज कर रहा है, वो उसका टोटल कंसेप्टिव यूज कहलाता है। क्योंकि होता क्या है कि जितना भी पानी प्लांट्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका 99% वो इवोपोट्रांसपायर्ड कर देता है, ठीक है। उसकी इवोपोट्रांसपायरेशन का जो पूरी प्रोसेस है उसमें खर्च हो जाता है, सिर्फ 1% वाटर ही है जो उसकी मेटाबॉलिज्म और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है। इसलिए रफली अपन उसका कंजम्पटिव यूज, तो टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द प्लांट, अपन इक्विवेलेंट लेते हैं, इक्वल लेते हैं इवोपोट्रांसपिरेशन के, जितने भी वो इवोपोट्रांसपायर कर रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देन अपन बात करते हैं पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन की। तो थोड़ा आप समझिएगा, इसको मैं आगे रिलेट करूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन है मैक्सिमम पॉसिबल इवोपोट्रांसपिरेशन विद सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल ऑल टाइम। तो ये जैसे नाम से अब समझ में आ रहा है आपका पोटेंशियल वर्ड है, इसका मतलब है ये थ्रेशोल्ड है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक कंडीशन आप सोचिएगा कि कोई भी एक प्लांट है, इसमें अगर सॉइल मॉइस्चर हमेशा अवेलेबल हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी है कि मैक्सिमम कितना वो इवोपोट्रांसपिरेशन कर सकता है। ओके, तो होता क्या है कि ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ उसके क्लाइमेटिक फैक्टर पे। अगर अपन छोड़ दें कि कोई प्लांट है, उसकी टाइप ऑफ प्लांट क्या है, या फिर उसका स्टेज कौन सी है, उसका एरिया कितना है, उसका लीफ एरिया कितना है, तो ये सब चीजें इवोपोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रही है। बट इसका अगर इसको इग्नोर कर दें और सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर को देखें कि अगर वहां पर हम उस प्लांट को अनलिमिटेड वाटर अवेलेबल करा रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितना इवोपोट्रांसपायर कर सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन। मतलब पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस टू एंड दिस इवोपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, तो ये जो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है क्लाइमेटिक फैक्टर पे, कैसा क्लाइमेट है वहां पर, कैसा। बट अपन को एक बस इसमें कंडीशन ये है कि उसका मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए अपने पास सफिशिएंट इवोपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुकनी नहीं चाहिए, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो वैल्यू थ्रेशोल्ड करेगा वो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर पे, ये सॉइल एंड प्लांट के फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड है अपने पास एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन। एक्चुअल जैसे एक्चुअली जो कौन सा टाइप ऑफ प्लांट है, उसकी ग्रोथ कितनी है, उसकी स्टेज कितनी है, वहां की सॉइल क्या है, ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है। तो एक्चुअली जो इवोपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक्चुअली जो कंसेप्टिव यूज हो रहा है वो कहलाता है अपने पास एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, फंक्शन होता है सॉइल वाटर कंडीशन पे एज वेल एज द एक्चुअल क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, ये अंडरस्टूड है। तो इन दोनों के बीच में एक टर्म आती है रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन।
तो अपन बात करते हैं अभी सिर्फ क्रॉप के रेफरेंस में, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ये सब एस्टिमेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी की क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन जो है एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन बीच के कैटेगरी है कि अपन इवोपोट्रांसपिरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, बट हाइपोथेटिकली कुछ चीजें अपन ने स्टैंडर्ड लिए हैं। इसमें हाइपोथेटिकली क्या क्या है, जैसे इसमें है कि कोई भी क्रॉप है जिसकी हाइट 0.12 मीटर है और जिसका एल्बिडो और रजिस्टेंट एल्बिडो 0.23 है और रजिस्टेंट 70 एस पर है। ये अपन आगे देखेंगे ये वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो अपन मान लीजिए कि कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में कितना इवोपोट्रांसपिरेशन हो रहा है। बाकी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट है, जो भी क्लाइमेट है वहां पर वो वैल्यूज लेना है अपन को, और ये जो वैल्यूज इनको हाइपोथेटिकली एज्यूम करना है, तो उसमें कितना इवोपोट्रांसपिरेशन होगा उसको बोलते हैं अपन रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन। ओके, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा, बाद में उसको रिलेट करेंगे, है ना। तो रिलेट करेंगे तो आपको थोड़ा एक एक पॉइंट है जो आप अच्छे से इसको समझिएगा। तो होता क्या है कि अपन क्रॉप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ओके। बट जो क्रॉप्स हैं वो टाइप ऑफ द क्रॉप्स हैं, जिस टाइप का अपन हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, जिस टाइप के अपन टाइप यूज कर रहे हैं क्रॉप्स का, वो लगभग हर जगह बराबर है। तो अगर अपन को इवोपोट्रांसपिरेशन निकालना हो तो अपन कोई एक ऐसे वैल्यू निकाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो अलग अलग क्लाइमेट के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। और जो क्रॉप फैक्टर्स क्रॉप है वहां की, उनके लिए जो फैक्टर्स होंगे वो तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे गेहूं की फसल है वो राजस्थान है, तो वो वैसे ही एमपी में होगी। जितना कंजम्पटिव यूज गेहूं का राजस्थान में होगा उतना ही वो प्लांट एमपी में ग्रो करेगा, तो उतना ही कंजम्पशन लेगा। क्लाइमेटिक फैक्टर को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पर ज्यादा इवेपोरेशन होता है, उसको छोड़ दीजिए आप। क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात करें तो वो प्लांट का कंजप्शन लगभग दोनों एरिया में सेम होगा। तो ये अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसको अपन फाइंड आउट, इसको अपन डिराइव क्यों कर रहे हैं, ओके। तो रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें जो क्रॉप फैक्टर थे और दूसरे फैक्टर थे उसको हाइपोथेटिकली स्टैंडर्ड ले लिया, ओके। तो अगर अपन को रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन आ गया तो अपन क्रॉप से मल्टीप्लाई कर, किस क्रॉप को किस क्रॉप के लिए अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास आ जाएगा क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन, ओके, दैट इज द ईटीसी। तो ये क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन है, एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज बाय द क्रॉप फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके। तो इसमें दोनों फैक्टर आ गया। रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन है अपन उसके क्लाइमेटिक फैक्टर पे ले लिए कि वहां पर कितना रेडिएशन है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी विंड वेलोसिटी है, और क्रॉप फैक्टर आ गया जो कि उसके प्लांट है। तो इसमें दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। तो जो क्रॉप इवोट्रांसपिरेशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है क्रॉप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन। तो ये जो क्रॉप फैक्टर है वो फंक्शन होता है कि किस स्टेज में प्लांट है, कितनी हाइट में है, कौन सा टाइप है, ओके। तो कोई भी स्टेज में किसी भी टाइप के लिए अपन उसके क्रॉप फैक्टर निकाल सकते हैं, और क्रॉप फैक्टर निकालने के बाद क्रॉप इवोट्रांसपिरेशन निकाल देते हैं। तो क्रॉप इवोट्रांसपिरेशन आने के बाद अपन को ये पता चल गया कि उस क्रॉप में कितना इवोपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसका मतलब उसका कंजप्टिव यूज कितना है, इसका मतलब ये है कि उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, ये अपन को निकाल लिए, ठीक है। तो ये अपना एक स्टेप देखिएगा, एक सिंपल स्टेप है। सबसे पहले अपन ने रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन निकाल लिया, जो हाइपोथेटिकली एफएओ ने जो मैंने आपको बताया था 0.12 मीटर एंड एल्बिडो 0.23 एंड 70 एस पर एम सॉइल रेजिस्टेंस। तो जो उस फॉर्मूले का यूज करके क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वैल्यू डाल के अपन ने रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन निकाल लिया। उसमें से क्रॉप फैक्टर मल्टीप्लाई करके अपन ने इवोपोट्रांसपिरेशन क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन निकाल लिया, जो कि उसका है कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज से अपन ये आ गया कि उस प्लांट को ग्रो करने के लिए इतना पानी चाहिए है, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए अपन को कितना पानी चाहिए। तो टोटल अपन को उस प्लांट की डिमांड पता चल गई, उस क्रॉप की डिमांड पता चल गई। तो अपन ये निकाल सकते हैं कि कितना इरिगेशन की जरूरत है, उसको कैसे निकालेंगे। टोटल क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आ गया, जितना उसको प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल से फुलफिल हो रहा है उसको माइनस कर देंगे अपन। तो जो डिफरेंस अपने पास बचा है वो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालने के बाद में तो अपन उसकी सप्लाई डिमांड को डिजाइन कर सकते हैं कि कितना सप्लाई उसको करना है। तो इरिगेशन में क्या है, एक बहुत एक 3 क्वेश्चंस हैं। पूरी इरिगेशन की थ्योरी जो है आगे अपन पढ़ेंगे कि 3 क्वेश्चंस पे ही पूरी इरिगेशन की फंडामेंट्स है। पूरी इरिगेशन की जो 3 क्वेश्चंस पे ही टिकी हुई है। सबसे पहले हाउ मच टू इरिगेट,
हाउ टू इरिगेट एंड व्हेन टू इरिगेट। ये 3 क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशन पे पूरी इरिगेशन का लिटरेचर है, पूरी इरिगेशन की थ्योरी है। तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच टू इरिगेट, तो ये क्वेश्चन का आंसर अपन को इससे मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन सप्लाई, इरिगेशन डिमांड, ये आगे अपन और इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी है, आगे अपन देखेंगे कि रेफरेंस ट्रांसपैरेशन निकालते कैसे हैं, क्रॉप फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, देन इरिगेशन रिक्वायरमेंट के डेरिवेशन कैसे करते हैं अपन, उनकी एफिशिएंसीज क्या होती है। ओके, एक ये छोटा सा पार्ट में इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड कैपेसिटी का। तो फील्ड कैपेसिटी होता क्या है कि अगर आप एग्जांपल लें, जैसे इसमें एक इमेज बनी हुई है कि मान लें कि ये कोई गमला है, ठीक है, इस गमले पे मिट्टी भरी हुई है। ओके, तो अपन इसमें पानी डाल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अपन गमले में पानी डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, कुछ देर बाद उसमें जो है पानी डिस्चार्ज होने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो पोर्स हैं उसमें पानी भर गया है, सैचुरेट हो गया है, वो इस कारण से वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो उस कंडीशन को ऊपर बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी इज द कंडीशन व्हेन ऑल द पोर्स एंड वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर। ओके, होता क्या है कि सैचुरेशन कैपेसिटी में पहुंच गया तो कुछ देर बाद आप देखना कि गमले के नीचे एक छोटा सा छेद भी होता है, आपने देखे होंगे ड्रेनेज के लिए, तो उससे धीरे धीरे पानी बाहर निकलते रहता है। बट आफ्टर सम टाइम 2 से 3 घंटे 4 घंटे के बाद में वो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो पानी निकलना बंद क्यों हो गया है, ऐसा नहीं है कि अभी भी सॉइल मॉइस्चर है उसमें, सफिशिएंट मॉइस्चर है उसमें, बट तब भी वो पानी निकलना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो उसकी फील्ड कैपेसिटी में पहुंच गया। ओके, उसकी कहलाती है फील्ड कैपेसिटी। ड्रेनेज जो हो वो बंद हो गया, इसका मतलब है जो एडिशनल ग्राउंड ग्रेविटेशनल वाटर था वो डिस्चार्ज हो गया है, बट अभी भी सॉइल में मॉइस्चर है, ठीक है, तो वो उसकी कहलाती है फील्ड कैपेसिटी। फिर थोड़ी देर बाद देखना, अगर आप उसमें पानी नहीं देंगे तो 2 से 3 दिन बाद जब जितना भी पानी है वो कंजप्शन हो जाएगा वहां प्लांट के द्वारा, एवोपोट्रांसपायरेट कर देगा वो, और उसमें कोई भी सॉइल मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे प्लांट जो है उसके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो कम होने लगती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें अवेलेबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। और प्लांट में भी होती क्या है कि प्लांट्स एकदम से, जैसे प्लांट जो है उसमें मॉइस्चर खत्म हो गया और एकदम से मरता नहीं, आपने देखे होंगे, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है कि थोड़ा वो सूखेगा, देन उसके बाद अगर उसमें पानी डालना है तो फिर वो ग्रो करने लगेगा, फिर वो हरा हो जाएगा। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जीरो हो जाती है, वो मरता नहीं है लेकिन जीरो हो जाती है, अब उसके लिए मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन विल्टिंग पॉइंट। तो ये 3 चीज है, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट एंड सैचुरेशन। ओके, तो मैंने देखे सैचुरेशन में जो है ऑल द पोर्स फिल्ड विद द वाटर, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी में 1 से 3 दिन के बाद की कंडीशन होती है व्हेन ऑल द ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स आउट, और ग्रेविटेशनल वाटर होता है मतलब एडिशनल वाटर, आफ्टर सैचुरेशन के बाद में जो एडिशनल वाटर अपन दे रहे हैं उसका ग्रेविटेशनल वाटर होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण मूव करता है, जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है, बट कुछ होल्ड करते हैं पार्टिकल्स वाटर जो कि फील्ड कैपेसिटी में होते हैं, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। वो क्यों होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो सॉइल मॉइस्चर टेंशंस के कारण होते हैं। जो वाटर डिस्चार्ज हो जाता है ग्रेविटी के कारण उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है कि नो वाटर, जो विल्टिंग पॉइंट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक ही बात है, नो वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट, और प्लांट स्टार्ट टू विल्ट, मतलब डाई नहीं होता, मरता नहीं प्लांट, बट स्टार्ट टू विल्ट। ओके, तो अवेलेबल वाटर की बात करें अपन, तो जितना भी फील्ड कैपेसिटी में वाटर था और जितना भी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इनके बीच में जो पानी है, ठीक है, वो फील्ड कैपेसिटी में अपन आ गए, तो उसमें ड्रेनेज जो है, जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो निकल गया, और उसके बाद में जो जिस पॉइंट पे प्लांट को पानी मिलना खत्म हो गया, तो उनके बीच का जितना भी प्लांट वाटर था, इसका मतलब है वो अवेलेबल वाटर था, उसको प्लांट ने कंजम्पटिवली यूज किया, ठीक है, तो वो अपन कहलाते हैं उसको अवेलेबल वाटर। ओके, तो अगर अपन बात करें रिलेशनशिप की एईटी और पीईटी, ठीक है, अपन आपने देखे थे कि एईटी होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और पीईटी होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन आपको पता है कंजम्पटिव यूज, मतलब जितना वाटर प्लांट यूज करता है। तो फील्ड कैपेसिटी में अगर उसके पास, प्लांट के पास जितना भी पानी है अवेलेबल रहे, तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम, जितना मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, मैक्सिमम कंजम्पटिव यूज होता है, वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। एक्चुअली में अगर अपन उसको फील्ड कैपेसिटी में क्या हो रहा है कि
हाँ, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है, वहां पर सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है। तो अपन इसमें क्या है, मैक्सिमम जो है प्लांट वो यूगो ट्रांसपायरेट करेगा। तो फील्ड कैपेसिटी में अपन बोलते हैं कि अगर इसमें पानी अवेलेबल है, अनलिमिटेड पानी अवेलेबल है, तो पोटेंशियल ओवर ट्रांसपिरेशन एक्चुअल ओवर ट्रांसपिरेशन के बराबर होगा। बट सॉइल अगर ड्राई हो गई, ठीक है, तो जो एक्चुअल इवोपो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल तो आपको पता है कि ऑल द टाइम अवेलेबल है तो पोटेंशियल है, बट एक्चुअली कम हो रहा है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, तो इसका रेशियो जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में ये लगभग एक्चुअल इवोपो ट्रांसपिरेशन टेंस टू 0 होता है। एकदम शून्य नहीं होता, बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। अवेलेबल वाटर होता है लगभग 0। तो ये हो गया अपने पास में इवोपो ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इनफिल्ट्रेशन का। तो इनफिल्ट्रेशन है अपने पास, इनफिल्ट्रेशन को एक डिफाइन करें, एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड एज द इनफिल्ट्रेशन। ओके, सिंपल, मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट है उस फेनोमेना को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और इनफिल्ट्रेशन रेट होता है कि द रेट एट विच द वाटर इज मूविंग ऑन द सॉइल। ओके, जिस रेट से वो मूव कर रहा है वो होता है उसका इनफिल्ट्रेशन रेट। तो अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करें इनफिल्ट्रेशन रेट वर्सेस टाइम के बीच में, तो अपन देखेंगे कि इनिशियली इनफिल्ट्रेशन रेट काफी हाई होता है, ठीक है। सॉइल रेनफॉल के आप देखे होंगे पैटर्न में कि इनिशियली जो रेनफॉल होती है तो सॉइल अनसेचुरेटेड होती है, तो इनिशियली जो पानी है वो फास्टली इन्फिल्ट्रेट करता है पानी जमीन में, है ना। तो शुरुआत में आपने देखे होंगे कि जैसे पहली बारिश होती है जुलाई में, तो पहले पहले इतना रन ऑफ जनरेट नहीं होता है। पहले किसान अपनी भाषा में बोलते हैं कि पहले जमीन पानी पी रही है, ठीक है। तो शुरुआत में जो होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट क्वांटिटी में भी और रेट दोनों ज्यादा होता है। बट एक सिंगल स्टॉर्म के लिए बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू दिस विद द टाइम ये इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो एक फिनोमिना इसमें आता है कि इनिशियली इन्फिल्ट्रेशन रेट काफी हाई होता है, बट एक डिक्रीज होके एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है। जब पूरी तरह से सेचुरेट हो जाती है सॉइल, पूरी तरह से सेचुरेशन हो जाता है, देन वो एक कांस्टेंट रेट अचीव कर लेता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद ही वो दूसरे एब्स्ट्रैक्शंस में जो पानी है वो कंट्रीब्यूट करता है, आइदर रन ऑफ होता है या डीप परकुलेट होता है या इंटरफ्लो होता है। तो एक बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट अचीव हो गया, इसका मतलब हमारा कंप्लीट सेचुरेशन हो गया है। ओके, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट को। सबसे पहले है सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज में है सबसे पहले टेक्सचर। सैंड है तो उसमें मूवमेंट होगा वो ज्यादा तेज होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा। सिल्ट है उसमें मूवमेंट है वो मीडियम होगा, और क्ले में मूवमेंट काफी कम होगा। ओके, ये तो अपन ने आपको पता है, ठीक है। तो सैंड में इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, सिल्ट में मीडियम होगा, और क्ले में बहुत कम होगा। देन है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी और इन्फिल्ट्रेशन एक सिनोनिमस टाइप की टर्म है, बट टेक्निकली बात करें तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि परमेबिलिटी को अपन डिफाइन करते हैं, एक डिफाइंड वैल्यू है और न्यूमरिक वैल्यू है, एंड इन्फिल्ट्रेशन एक फिनोमिना है। ओके, तो उस इन्फिल्ट्रेशन की आप समझ लीजिए कि जो मेजरमेंट्स होते हैं वो परमेबिलिटी के फॉर्म में होते हैं। तो कोई भी अगर मीडिया है, सॉइल मीडिया है, तो अगर उसकी हाई परमेबिलिटी है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, और उसकी लोअर परमेबिलिटी है तो उसमें मूवमेंट कम होगा, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। इनिशियल सॉइल मॉइस्चर, अगर इनिशियल सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेचुरेशन है, तो उसको सेचुरेशन अचीव करने में टाइम लगेगा। और आपने देखे थे कि सेचुरेशन अचीव करने के बाद में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज होता है, जैसे जैसे सेचुरेशन होता है वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है। इनिशियली उसमें है थोड़ा बहुत सेचुरेशन है, तो इस कारण से उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। ओके, देन अपन बात करते हैं वाटर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वाटर प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि टेम्परेचर, जैसे अपन इवेपोरेशन में बात किए थे कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है। इसीलिए सॉइल मूवमेंट जो होता है, सॉरी वाटर मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो इसीलिए होता है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है। टर्बिडिटी, अगर वाटर में टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो वो क्लॉग्स कर सकते हैं बीच के जो पोर्स को, इस कारण से जो टर्बाइड वाटर होता है उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है एज कम्पेयर टू द क्लीन वाटर। देन अपन बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रेन ड्रॉप। ओके, तो आपने देखे होंगे जो वेजिटेटिव सरफेस है उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बैरन लैंड। वेस्ट लैंड है उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है एज कम्पेयर टू द ग्रास लैंड में।
इसका कारण क्या है कि जब भी रेनफॉल होता है तो रेन ड्रॉप्स फॉल होती हैं ग्राउंड सरफेस पे, तो जैसे जैसे वो स्ट्राइक करती है ग्राउंड सरफेस को, तो वो जो सॉइल मॉइस्चर सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि जो सॉइल के पोर्स हैं तो वो क्लॉग हो जाते हैं, और सॉइल के पोर्स क्लॉग होने के कारण जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होता है। ग्रासेस की कंडीशन में क्या होता है कि अगर यहाँ ब्रुसेस हैं, ग्रासेस हैं, तो वहां पर जो इम्पैक्ट है, ये जो इम्पैक्ट है वो ग्रासेस पे होता है। ठीक है, तो पानी के बूंदे जैसे इसमें दिखा रहा है आपको, जैसे पानी की बूंदे पड़ रही है तो ये कोई ग्रास है या फिर लीव्स पे, देन इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो ग्रासेस पड़ रहा है, तो उसके बाद जा रहा है वो ग्राउंड सरफेस पे। इस कारण से क्या होता है कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है, अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है, इस कारण से उसमें क्लॉगिंग नहीं होती है और उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होता है। ओके, तो ये है कि ग्रास लैंड पे जो है, ग्रास फील्ड पे मोर इन्फिल्ट्रेशन होता है एज कंपेयर टू द बैरन फील्ड। एक इन्फिल्ट्रेशन का सेकंड थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है इस टॉपिक का, फील्ड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में। ओके, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है कि द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट एट विच द वाटर कैन बी मूव थ्रू द सॉइल मीडिया। ठीक है, जो मैक्सिमम रेट अचीव कर सकता है इन्फिल्ट्रेशन रेट के लिए, तो ये कहलाती है अपने पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम रेट एट विच द वाटर इज मूविंग इन द सॉइल मीडिया। ओके, तो ये रेट है और ये है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ठीक है, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच अलाउ द वाटर एट अ मैक्सिमम रेट थ्रू इट। ओके, तो ये मैक्सिमम रेट होता है जो कि एक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है कि किस रेट से, मैक्सिमम रेट से वाटर मूव कर सकता है उसके अंदर से। ओके, और फील्ड कैपेसिटी का अपन ने देखे थे, फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, उसके बाद जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कहलाती है अपने पास फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है सॉइल पार्टिकल्स पे, सॉइल की प्रॉपर्टीज पे, वाटर की प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि आपने देखे थे कि अगर वाटर प्रॉपर्टीज टेम्परेचर हाई है, कम है, तो उसकी विस्कोसिटी कम ज्यादा होगी, उसका मूवमेंट कम ज्यादा होगा, तो वो उसके विस्कोसिटी कम ज्यादा होगी तो उसका फील्ड कैपेसिटी कम ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम ज्यादा है। तो विस्कोसिटी अगर लोअर है तो उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो उसमें वो अफेक्ट करेगा फील्ड कैपेसिटी को। सॉइल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल है तो आपने देखे थे कि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल, तो ये हो जाता है फील्ड कैपेसिटी के बारे में। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की बात करें कि जो अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ओके, अगर ग्रेटर है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के, दोनों रेट है, इंटेंसिटी भी रेट है और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी रेट है, तो अगर किसी भी इंटेंसिटी से रेनफॉल आ रही है वो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के से ज्यादा है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेट जो अलाउ कर रहा है सॉइल मीडिया उससे ज्यादा अगर इंटेंसिटी हो रही है, तो जितना भी मैक्सिमम रेट अलाउ कर रहा है वो उतना इन्फिल्ट्रेशन होगा उसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो इक्वल होगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के। पर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगर कम है उस मैक्सिमम रेट से, तो उस केस में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा, दैट इज द एफ, सॉरी, दैट इज द एफ। ठीक है, तो ये है अपने पास एंड ऑफ द लेक्चर थर्ड। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे इवोपरेशन के बारे में। अब एक एक लेक्चर मैं बनाऊंगा जितने भी एब्स्ट्रैक्शन हैं उसके एस्टिमेशन कैसे करते हैं उनका डिटेल डिस्कशन के बारे में। थैंक यू। कुछ टॉपिक इसमें मिस हो गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कब डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं मेंशन कर दूंगा। थैंक यू।